और कैंसर की अवेयरनेस का ये प्रोग्राम भी है जो कि हम आज यहाँ पर उसको फैलाएंगे, बात करेंगे, इसकी अवेयरनेस के लिए काम करेंगे। और अभी जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, जिसके लिए हमने जिन मेहमान को यहाँ पे मदऊ किया है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट टेक्निक से जो है ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करती हैं। और पाकिस्तान में मैं कहूँगी कि इनके हाथ में बहुत शिफा है, बहुत से लोग इनके पास जो है सेहतियाब होकर निकलते हैं। और ये पहले भी मेरे प्रोग्राम में आ चुकी, हमने पहले भी जो है इसी अवेयरनेस के ऊपर काम किया था, बात की थी। आज फिर मैंने इनको मदऊ किया है। डॉक्टर आयशा मेरे पास हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, और मैं बोलूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोबारा आई हैं और आपने फिर इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। बहुत शुक्रिया फिज़ा, थैंक यू सो वेरी मच मुझे दोबारा से इनवाइट करने के लिए और पर्टिकुलरली इस टॉपिक के बारे में इनविटेशन देने के लिए, जो कि बड़ी बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री ब्रेस्ट कैंसर की रेशो में बहुत ऊपर जा रहा है और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। रिसोर्सेज हैं तो हमारा सोशल स्टिग्मा ऐसा है चल रहा है कि हम उस चीज़ को, उस बैरियर को अभी तक क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी तकरीबन 25% ख़वातीन, 100 में से 25% ख़वातीन अपने लाइफ टाइम में किसी ना किसी वक्त ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और अक्टूबर का महीना जैसे कि पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे मनाया जाता है, जैसे हम किसी की सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं, बरसियाँ सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। अक्टूबर का मंथ इसलिए बड़ा एक स्पेसिफ़िकली हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को देते हैं ताकि हम मिल के सारे एक बाहमी ताउन से अपनी आवाज़ उन अनप्रिविलेज्ड लोगों तक पहुंचा सकें जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, और उन सब लोगों को सेलिब्रेट कर सकें जो फ़ाइटर हैं, जो सर्वाइवर हैं और जो अल्लाह ताला की तरफ जा चुके हैं ऑलरेडी इस मर्ज से लड़ते लड़ते, who are very unfortunate। अल्लाह ताला उन लोगों के लिए आसानियाँ करें, उनकी फैमिलीज़ के लिए आसानियाँ करें। आमीन, लेकिन आमीन। ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस चीज़ को जब तक सीरियसली नहीं लेंगे तो हमारे मुल्क में क्या दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आयशा जी, मेरी तो वालदा जो हैं उनका भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से इंतकाल हुआ था, तो हम पूरी फैमिली जिस तरीके से, जिस ट्रॉमे से सफ़र किया था हम लोगों ने, और जो पेशेंट होता है, आपको पता है पेशेंट के साथ पूरी फैमिली सफ़र करती है, जो कैंसर पेशेंट होता है ख़ास तौर पे। तो मैं जैसे आज मैंने आपको मदऊ किया है, आपको पूरी नॉट पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कभी भी किसी ब्रेस्ट कैंसर की किसी ऐसी अवेयरनेस के लिए, कोई प्रोग्राम के लिए अगर आपको मेरी भी ज़रूरत है तो मैं आपको लाइव कह रही हूँ, आई एम गोना बी देयर फॉर यू, ताकि ये नॉलेज, ये अवेयरनेस प्रोग्राम लोग सुने और अपना जो है ना पहले से प्रिकॉशंसली एक प्रिकॉशन के साथ अपना इलाज करवाएं, पहले स्टेप लें, उसको एड्रेस करें और डायग्नोस करवाएं। ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप हैं तो आपके साथ आपकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, आपका पूरा ख़ानदान है। अगर आप इस कोई भी अल्लाह ना करे बीमारी का अगर शिकार हो जाते हैं तो आप समेत पूरा आपका ख़ानदान डूब जाता है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है। सबसे पहले हम पूछेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की जो अलामत है वो क्या क्या है और कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले ऐसा है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो मोस्ट कॉमन अलामत आपको पेशेंट्स आके बताएंगे या आपने ख़ुद भी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में देखनी है, वो गिल्टी का नमूदार होना है। अमूमी तौर पे जो टीन एजर्स होते हैं, 20 साल से कम जो लड़कियां हैं, वो अक्सर कंप्लेंट करती हैं कि जो एक गिल्टी बन गई है या पीरियड्स के दौरान एक गिल्टी बन गई है। लेकिन और वो पीरियड्स की जैसे आपके ख़त्म हो जाते हैं तो वो गिल्टी का साइज़ भी छोटा होता है, तो वो बिनाइन गिल्टियाँ होती हैं, उनको हम एडिनोमास या फाइब्रोएडिनोमास बोल रहे होते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन अंडरआर्म्स के साइड्स पे जी ज़्यादा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके आउटर ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर ज़्यादा होती है, एक्सिलरी टेल के अंदर ज़्यादा। समझ नहीं आता कि ये क्या है। लेकिन ऑब्वियसली मैं ये भी कहूँगी कि जब समझ नहीं आ रहा तो इट्स बेटर टू कि आप कंसल्ट कर लें, आप किसी सर्जन को, आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा लें। बन जाती है, ये पेनलेस होनी चाहिए या पेनफुल होनी चाहिए, किस हिसाब से पता चलेगा कि ये वो वाली गिल्टी? अमूमी तौर पे जो फाइब्रोएडिनोमास होते हैं वो पेनलेस होते हैं। अच्छा। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में अक्सर बन जाती हैं, वो मेस्टाइटिस की वजह से बन गई या दूध की कोई गिल्टी बन जाती है या डक्ट स्वेल कर जाती है, वो अक्सर पेनफुल भी हो सकती है। वो पेनफुल हो। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट इसके अंदर है कि हमारी अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि छाती में गिल्टी तो थी, उसमें दर्द नहीं हो रही थी, इसलिए हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हमेशा साइलेंट है, वो दैट इज़ अ साइलेंट किलर, पेनलेस है। वो पेनलेस होता है। अक्सर औकात में वो पेनलेस होता है, कभी कभार कोई 10-15% केसेस में जब वो इन्फ्लेमेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वो पेनफुल गिल्टी की शक्ल इख्तियार करता है।
तो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स है वो गिल्टी है। इसके अलावा एसिमेट्री हो सकती है, एक छाती बड़ी एक छोटी हो सकती है, ऊपर की स्किन के अंदर कोई खड्डे पड़ सकते हैं, निपल इन्वर्ट हो सकता है, किसी किस्म का डिस्चार्ज हो सकता है निपल के अंदर से, और बगल के अंदर कोई गिल्टी महसूस हो सकती है आपको, जिसे हम अमूमी तौर पे लिम्फ नोड्स बोलते हैं कि जब गला ख़राब होता है तो हम कहते हैं ना कि गले के अंदर भी स्वेलिंग हो गई है, तो बगल के अंदर भी कभी लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं। इसी तरह जो हमारी कॉलर बोन है गले के अंदर, उसके ऊपर या नीचे कोई अगर गिल्टी नमूदार हो गई है, ये सारी एक बड़ी जनरल सी सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के। स्किन अगर इन्वॉल्व हो जाए तो ऊपर बड़ी हार्ड सा एक मैस बन जाता है, जैसे ऑरेंज की किन्नू की ऊपर की स्किन होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे खड्डे और सुराख आपको नज़र आ रहे होते हैं। गले के अंदर गिटल्स बनती हैं, नॉट इन द ब्रेस्ट, राइट, तो उसके लिए ये MRI वगैरह कराई जाती है? गले के लिए बेसिकली अगर सिर्फ गले में है, चेस्ट में नहीं है, ब्रेस्ट के अंदर नहीं है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड इज अ बेटर मोडालिटी। अच्छा, और वो अल्ट्रासाउंड का भी कोई सिनेरियो होता है कि किस एज में करा सकते हैं, किस एज में नहीं, तो ये भी वो बेसिकली ना हमारा एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है कि जब एक 20 साल से बड़ी हो गई है बच्ची, या इवन अब तो जैसे यंगर पेशेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता जा रहा है डे बाय डे, तो इवन हम 15 साल से या आपको पीरियड जब आना शुरू हो गए हैं किसी बच्ची को, तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते के अंदर आपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। जब आप नहा रहे हैं, सोप लगा हुआ है, लोशन लगा हुआ है, शीशे के आगे खड़े हैं, आपने अपनी दोनों छाती को पूरे अपने हाथ के इस नरम हिस्से से अच्छी तरह चारों क्वाड्रेंट को और निपल एरियोला को आपने अच्छी तरह पेल्पेट करना है, बगल के फोल्ड को पकड़ के देखना है दोनों अतराफ में कि आपको कोई गिल्टी, एबनॉर्मेलिटी, कोई हैवीनेस, कोई ऐसा भारीपन, कोई एसिमेट्री, कोई ऐसा फील हो रहा है कि नहीं। ये आपने जस्ट आफ्टर पीरियड शुरू कर देना है। और बिलखसूस हम ये उन ख़वातीन को एडवाइस करते हैं जिनकी फ़र्स्ट डिग्री रिलेटिव वालदा, खाला, नानी, बहन, इनमें से किसी को डायग्नोज हुआ हुआ है, ठीक है, तो उनके अंदर हम जल्दी करते हैं। फिर 30 साल से बड़ी जो ख़वातीन हैं उनको हम ईयरली अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं कि बायलैटरल ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड आपने करवाना है। कैंसर के अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, डॉक्टर आयशा जो है ऑनकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेस्ट कैंसर पे बात कर रही है। अच्छा, हम वजूहात पे बात कर रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हो जाती हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री भी ना हो, जेनेटिक भी ना हो, तो भी ये हो सकता है? बिल्कुल। इसके अंदर जब हम वजूहात की बात करते हैं तो हम रिस्क फैक्टर इन जनरल इनको बोलते हैं, और हम इनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं कि एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है बेसिकली वो नॉन मॉडिफाइबल है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की तरफ से जो आपकी जीन्स में आ गई है, और वो जीन्स की जो स्टॉप नहीं, अब बोलें। अच्छा, तो उसके अंदर ये होता है बेसिकली कि 10 to 20% ब्रेस्ट कैंसर्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। द रेस्ट ऑफ द ट्यूम जो अभी रेशो आ रही है वो आपकी मॉडिफाइबल के अंदर आ जाती है। जैसे कि अगर अब कोई मदर है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, तो हर बच्चे के साथ अगर वो 1 साल उसको दूध पिला रही है तो तकरीबन 4 से 5% ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, और हर बच्चे इंक्रीमेंट हर बच्चे के साथ ये 7% तक कम होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई OCPs ले रही हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जब चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो वो फैक्टर्स हैं जो 20 से 30% रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ा देती हैं। हमारी ख़वातीन को पता नहीं है कि जिसका दिल करता है वो OCPs के फक्के उठा के लेना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ नॉट राइट। वो आपके सारे हार्मोन इम्बैलेंस इतना सवियर कर देते हैं कि वो अल्टीमेटली किसी ना किसी फॉर्म का कैंसर आपकी बॉडी के अंदर कॉज कर देती है। तो OCPs इतने सेफ़ नहीं है जितने हम जितनी इजीली ख़वातीन जो है वो ले लेती हैं। इसी तरह सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, हाई फाइबर आप डाइट नहीं ले रहे, हाई फैट डाइट ले रहे हैं, रेड मीट ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे, आपका BMI ज़्यादा है, ओबीज ज़्यादा है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, और इनको चेंज करने से आपका ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डायग्नोस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए? बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए हम लोग स्क्रीनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्क्रीनिंग के अंदर एक तो वही 15+ या 20+ या इवन आफ्टर मिनार्की आप माहवारी के फ़ौरन बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे आपने फोकस करना है। आप 30 साल से अगर बड़ी हैं तो आपने ईयरली बायलैटरल ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कराना है, और अगर आप 40 साल से बड़े हैं तो बायलैटरल ईयरली मेमोग्राफी करवानी है आपने। अच्छा, ये मेमोग्राफी जो है उसका कोई नुकसान होता है, कोई साइड इफेक्ट्स हैं? बेसिकली एक्सरेज होते हैं तो, लेकिन अगर हम रेशो इसकी देखें तो कैलकुलेटेड डोज एक्सरेज की ये इतनी नहीं होती है कि इन एक्सरे की बेसिस पे खुदा न खास्ता कोई सेकेंडरी मैलिग्नेंसी बनने का चांस हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ एक्सरेज होती है। और कौन से ऐसे स्टेज हैं जिसमें आपको लगता है कि अगर अर्ली डायग्नोस्ड हो गया और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है ब्रेस्ट कैंसर की, तो फिर वो ठीक हो सकता है, क्योरेबल है और बिल्कुल इंसान नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है? बिल्कुल। स्टेज 1 और 2 इनका जो क्योर रेट है वो 80 to 90% है।
अगर बहुत अर्ली स्टेज में लेस देन 2 सेंटीमीटर पे ही अगर आपका ट्यूमर डायग्नोज हो गया, वो सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर है, उसने एक्जिला को इन्वॉल्व नहीं किया या कोई नोड्स उसने नहीं है या बाकी बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं किए, तो उसके अंदर अप फ्रंट सर्जरी का बड़ा अच्छा रोल आ जाता है। अब कीमो रेडिएशन का रोल है, उसके अंदर जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। स्टेज 3 के अंदर ये इट कम्स डाउन टू लाइक 60 to 70% और स्टेज 4 के अंदर 40 to 50% तक हो जाती है। अच्छा, कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनको पेन बहुत होता है, यू नो द रेडिएशंस एंड द कीमोथेरेपीज एंड ऑल दैट, और किस तरीके से ब्यूटी भी ख़त्म हो जाती है, सारा बाल वाल स्किन सब ब्लू हो जाती है। तो ये जो पेन होता है एक कैंसर पेशेंट्स को, तो उसके लिए जब ये सारे पेन वाले जो एक मेडिकेशंस दी जाती है, हैवी डोज दी जाती है, उससे भी क्या कोई अलग से कोई उनको प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल, बेसिकली हर जो चीज़ आप दे रहे हैं, सादी एग्जांपल इस तरह के आप पैनाडोल भी खा रहे हैं तो आपका दर्द तो ख़त्म कर रही है लेकिन आपका मैदा ख़राब कर रही है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसके कहें कि इससे सिर्फ मुझे बेनिफिट ही होना है, इसका नुकसान नहीं होता। तो वो प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप कीमोथेरेपी भी किसी को दे रहे हैं तो उसका मकसद तो ये है कि आप ट्यूमर को मिनिमाइज़ करें, ट्यूमर सेल्स को आप किल करें, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपके नॉर्मल बॉडी को या नॉर्मल आपके ब्लड काउंट को अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये वो रेशो है बेसिकली जो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। आपकी एज, आपकी सरफेस एरिया और आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली आपकी स्पेसिफिक डोजेज़ निकाली जाती हैं हर ड्रग की, कि आपकी बॉडी उसको कैसा टॉलरेट करेगी। और सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कीमो दी है या हार्मोन दिया है तो आपने दे दिया और आपको घर भेज दिया। उससे पहले कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं कि आपको मिनिमल साइड इफ़ेक्ट मिले, और उसके बाद कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं कि ये जो सारी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है ये आपके लिए उस टॉलरेंस लेवल के अंदर आ जाए कि कोई भी पेशेंट उसको अच्छे से टॉलरेट कर ले। मॉडर्न रिसर्च डेवलपमेंट में कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अच्छी साबित हुई है? सो ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ दोज वेरी रेयर ट्यूमर्स जिसके अंदर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में वो वाहिद 2 ट्यूमर्स हैं। ऑल्दो बाकियों पे भी हो रहा है लेकिन इसके अंदर पिछले चंद एक सालों में बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि चेंजेस आए हैं, गाइडलाइंस में चेंजेस आए हैं। तो बेसिकली अब जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहला काम जो चेंज आया है वो तो ये कि हमने स्क्रीनिंग इसकी जल्दी करना शुरू की है। जब स्क्रीनिंग हमने जल्दी करना शुरू की है तो हमने ये देखा है कि जो यंगर पॉपुलेशन है उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की रेशो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। वो ऑल्दो कुछ चेंजेस भी हमारे ऐसे हुए हैं, जेनेटिक और एनवायरमेंटल चेंजेस जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन हमारी डिटेक्शन को भी ये एक हैट्स ऑफ है कि उसने जल्दी डिटेक्ट करना शुरू किया कि जो कैंसर आपको स्टेज 3 और 4 में मिलता था वो अब स्टेज 1 और 2 में मिलना शुरू हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक यंगर पॉपुलेशन में ट्रेंड उसका ज़्यादा हो गया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के वक्त के साथ साथ हमने जीनोमिक प्रोफाइलिंग शुरू कर दी है कि हम देखें कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक जीन्स हैं जिसको हम अल्टीमेटली चेंजेस इसके अंदर करके या रिसर्च के अंदर हम इन्वेस्ट करके उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने जीनोमिक प्रोफाइल में काफ़ी काम किया है। फिर इसी तरह इम्यूनोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया। हमने हार्मोन्स कई सारे उन स्पेसिफिक जीन्स के अगेंस्ट दरियाफ्त कर लिए हैं कि हम कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि हम उनको वो देते हैं। इसी तरह रेडिएशन में हम लोग अब बड़ी प्रिसाइज साइबर नाइफ की तरफ या रोबोटिक रेडियो सर्जरी की तरफ आना शुरू हो गए कि हम कन्वेंशनल रेडिएशन से पेशेंट को बचा के उसकी तरफ लेके आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। और आज भी ऐसे लोग हैं देहात में भी, रूरल एरियाज़, ऑल्सो शहर में पढ़े लिखे लोग, उनको जब पता चलता है कि अल्लाह ना करे या कोई ऐसा सिम्टम उनको ब्रेस्ट कैंसर का, तो वो शर्माते हैं, घबराते हैं, छुपा लेते हैं, इलाज नहीं करते। आपके इस छुपा लेने से या आपकी ट्रीटमेंट नहीं करा लेने से, जब ये आपकी ये सोच भी कुछ लोगों को होती है कि नहीं इसको हाथ लगवाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, मज़ीद जितनी लाइफ हमारी रह गई है वो हम जी नहीं सकेंगे, हम अस्पतालों के चक्कर लगाएंगे, हमारे साथ ट्रीट करते हुए हमें कट लगा देंगे, काम कराएंगे, ये बायोप्सी हो जाएगी। बाज़ औकात होता ये कि जिनकी किसी बच्चों की माँ नहीं होती है, ठीक है, तो वो बाप से या किसी बड़े से बताते हुए घर में शर्माती है। तो फिर बेटा आप अपनी स्क्रीनिंग ख़ुद करें, अब अपना ख्याल करें। और सब माओ, बहनों, बेटियों को मैं ये ख़ास कहूँगी कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपको कोई ऐसा लम, कोई ऐसी गिटल तो नहीं है, कोई आपके ब्रेस्ट साइज़ उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप अपने आप को ख़ुद एग्जामिन कर सकते हैं शीशे के सामने खड़े होके। और जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर आयशा ने कि जो अगर कैंसर की अलामात में अगर जो गिटल है अगर किसी लड़की या बच्ची को या किसी औरत को, तो अगर वो पेनलेस गिटल है तो फिर वो आपकी कैंसर की सिचुएशन जो है वो करीब
क्रिएट कर सकती है या हो सकता है वो कैंसर की कीटल हो। तो प्लीज़ अगर कोई आपकी निपल में सूजिश है या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इचिंग है कहीं किसी भी आपके ब्रेस्ट एरिया में, तो आप फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को रुजू कीजिए और अपने ब्रेस्ट कैंसर के लिए ख़ास तौर पे अपने लिए स्टेप उठाइए ताकि आप अपना इलाज कराएं तो आपका पूरा ख़ानदान पीछे सफ़र ना करे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।